गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अभी तक हम इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन के बारे में बताया, मैंने संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताया, फिर जनरल असेंबली के बारे में मैंने आपको बताया, फिर सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया, फिर उसके साथ ही साथ मैंने आपको सोशल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में बताया। फिर अभी मैंने आपको दो अन्य संस्थाओं के बारे में भी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे, ILO के भी बारे में बता दिया है मैंने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बता दिया है। आज जो हम पढ़ेंगे ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए बेहद खास या इसलिए हो जाता है कि अभी हाल ही समय में आपने कुलभूषण जाधव के बारे में सुना था कि पाकिस्तान ने क्या किया था, कुलभूषण जाधव को फांसी दे दिया था। जिसको फांसी रुकवाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, ICJ में अपील किया था, एक तरह से अपनी अपील दायर की थी, जिससे कि उनकी फांसी रुक भी गई है। तो आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। कुलभूषण जाधव के केस के बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हमारे लिए जानना बेहद खास इसलिए हो जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होती हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर काम करते हैं या कैसे काम करता है, यह जानना हमारे लिए बेहद खास हो जाता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भारत की कोई भी परीक्षा की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बेहद खास है। जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप यूपीएससी के लिए तो रामबाण है, और पीएससी के लिए भी, यानी कि यूपी पीसीएस या स्टेट की कोई भी पीसीएस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी रामबाण साबित होता है। और साथ ही साथ जो भी एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ामों को प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी बैंक, तो उनके लिए भी खास जानना ज़रूरी ये हो जाता है कि आखिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या, इसका गठन कब किया गया था, और इसमें कितने सदस्य होते हैं, और इसमें सदस्य के साथ साथ इसमें कितने जज होते हैं, और यह किन बातों पर, किन विवादों पर काम करता है, कैसे काम करता है, ये इतना जानना हमारे लिए बेहद खास है दोस्तों। तो आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए हम सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक न्यायिक शाखा है। आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, संयुक्त राष्ट्र की एक न्यायिक शाखा है, जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है विश्व का न्यायालय भी कहा जाता है। तो विश्व का न्यायालय किसे कहा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ही कहा जाता है, विश्व का न्यायालय भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है, और इसे एक और नाम से भी हम जानते हैं, अमन महल के नाम से, पीस प्लेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम तीन नाम से जानते हैं। एक तो पहले नाम तो जानते ही, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका नाम ही है एक तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। और दूसरी चीज़ें हैं कि इसे विश्व का न्यायालय भी कहा जाता है, और अमन महल भी इसे कहा जाता है, यानी कि पीस प्लेस भी कहा जाता है। अब इसका जो एक तरह से मुख्यालय है नीदरलैंड यानी कि नीदरलैंड के हेग शहर में यह अवस्थित है। नीदरलैंड के हेग शहर में यह अवस्थित है। इसका काम क्या है, यह क्या करता है, एक देश दूसरे देश पर इसमें मुकदमा कर सकता है। एक देश दूसरे देश पर इसमें मुकदमा कर सकता है, किसमें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। आप एक तरह से, जैसे कि मान लो भारत और पाकिस्तान के आपस में कोई विवाद है, तो एक क्या कर सकते हैं, उनका समाधान कहाँ होगा, इन दोनों का समाधान होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे में ही इनका समाधान हो सकेगा। या तो ये खुद की द्विपक्षीय वार्ता करें, अपने बात को सुलझा सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि इनको लगता है कि हाँ नहीं हो पा रहा है, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों अपनी अपनी अपील कर सकते हैं। कहाँ पर, आईसीजे में। आईसीजे क्या करेगा, इन दोनों के बीच मध्यस्थता निभाएगा और उनकी जो समस्या है उनको सॉल्व करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो हमने क्या जाना यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये जाना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक न्यायिक शाखा है,
दूसरी चीज़ है, इसे विश्व का न्यायालय भी कहा जाता है। अमन महल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। दूसरी चीज़ें हैं, यह काम कैसे करता है, यह काम ऐसे करता है कि देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और साथ ही साथ यह सलाह भी देने का काम करता है। ठीक है, जो विशेष एजेंसियों को सलाह भी देता है और उसके साथ ही साथ क्या करता है, केवल एक देश दूसरे देश पर इसमें मुकदमा भी कर सकता है यदि एक देश दूसरे देश के बीच किसी प्रकार का विवाद है और दोनों में आपस में सुलझान नहीं हो रहा, यानी कि सुलहनामा नहीं ले पा रहे हैं, तो दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जाकर ICJ में आप एक तरह से क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मुकदमा दायर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं इसमें कि इसकी संरचना की बात करें, इसमें कौन कौन काम करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ICJ में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी एक तरह से संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष की अवधि के लिए इन्हें 15 न्यायालयों को चुना जाता है, 15 न्यायाधीशों को चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है, 9 वर्ष के लिए होता है। इनको चुनता कौन है, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली और सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आपको जो निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार को दोनों निकाय में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए, यानी कि जनरल असेंबली में भी और सुरक्षा परिषद में भी जो निर्वाचित होने वाले न्यायाधीश होंगे दोनों निकायों में, यानी कि जनरल असेंबली और सुरक्षा परिषद में क्या होगा, एक तरह से दोनों को पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। और पूर्ण बहुमत कहा जा रहा है, जल्द पूर्ण बहुमत ना मिलने के कारण कभी कभी मतदान में कई दौर शामिल हो जाते हैं। कई बार इसमें कई प्रकार से मतदान होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि बहुमत नहीं मिल पाने के कारण। नेक्स्ट बात है, इसमें यह भी कहा गया है कि अदालत के भीतर निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष बाद क्या होता है, 5 न्यायाधीश को चुना जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद क्या होता है, 5 न्यायाधीश को चुना जाता है। और यदि एक न्यायाधीश की मृत्यु हो जाती है तब उसे कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरे न्यायाधीश को चुना जाएगा। ठीक है, इसमें आपको इतना ध्यान रखने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं, आपको यह ध्यान रखना है। और इनका चुनाव यानी कि इनका निर्वाचित कैसे होते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद द्वारा इनका चुनाव होता है। और जो भी इसमें निर्वाचित होने वाले न्यायाधीश होंगे उन्हें दोनों एजेंसियों में जनरल असेंबली और सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए, तभी वे लोग निर्वाचित हो सकेंगे। और इनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, बाकी आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ें हैं, इसमें क्या हो सकता है, एक बात मैं आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करवाना यहाँ चाहूँगा दोस्तों, कि 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं चुने जा सकते हैं। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 न्यायाधीश क्या है कि एक तरह से 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं चुने जा सकते हैं, केवल एक देश से एक ही न्यायाधीश चुना जा सकता है। आपको ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं चुने जा सकते हैं, केवल एक देश से एक ही न्यायाधीश चुना जा सकता है। नेक्स्ट बात यहाँ पर कही गई है कि जो भारत के न्यायाधीश हैं उनका नाम है दलवीर भंडारी। 2014 में ये चुने गए थे, दोबारा इनको चुना गया था। दोबारा चुने जा सकते हैं, यह प्रक्रिया है, इसमें यह प्रावधान है कि दोबारा कोई इसमें एक तरह से जज बन सकता है, लेकिन एक देश से 2 न्यायाधीश कभी भी नहीं चुने जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो भारतीय जज हैं, कहाँ पर, ICJ में जो भारतीय जज हैं उनका नाम है दलवीर भंडारी, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए हो गया है। क्योंकि इसमें जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 9 वर्ष के लिए होता है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि दलवीर भंडारी सिंह है कैसे,
आप ये देख सकते हैं कि दलवीर भंडारी जी ये रहे आपके सामने स्क्रीन पर, आप इनको माइंड में सेट कर लीजिए। इनका जो चुना गए जो निर्वाचित हुए थे 2017 में निर्वाचित हुए थे। ठीक, नेक्स्ट बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश मामलों की सुनवाई करते हैं। ये जो 15 न्यायाधीश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या है कि 15 न्यायाधीश जो हैं मामले की सुनवाई करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तरह से सुनवाई चल रही है या बैठक चल रही है। ठीक, नेक्स्ट बात इसमें कहा गया है कि इस न्यायालय में मामलों की सुनवाई सार्वजनिक रूप से तब की जा सकती है जब तक न्यायालय का आदेश अन्यथा न हो, अर्थात यदि न्यायालय चाहे तो किसी भी मामले की सुनवाई बंद अदालत में भी कर सकती है। इसमें दो प्रावधान है दोस्तों। एक प्रावधान ये है कि अगर न्यायालय चाहे, आईजीसी चाहे, तो इसे सार्वजनिक तौर पर यानी सभी को दिखाने के लिए बिल्कुल एक तरह से ओपन में विवाद को सुन सकता है। यदि उसे लगता है तो बंद अदालत में भी यह सुनवाई कर सकता है। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि क्या यह सार्वजनिक सुनवाई हो सकती है, तो हाँ हो सकती है, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश उसमें होंगे उनके आदेश होना जरूरी है, तभी हो सकता है। दूसरी चीज़ें हैं इसमें जो सुनवाई हो सकती है बंद अदालत में भी यह सुनवाई कर सकता है। और नेक्स्ट बातें खास यह हो जाती है हमारे लिए कि सभी प्रश्नों का निर्णय न्यायाधीश के बहुमत से ही होता है। जो न्यायाधीश होते हैं, जितने भी न्यायाधीश उसमें होते हैं, सभी जो भी प्रश्न होता है उसका जो निर्णय लिया जाता है सभी का बहुमत होना जरूरी हो जाता है। लेकिन सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है यहाँ पर, और न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लो यहाँ पर देखो, मानना नहीं है, आपको याद ही है 15 सदस्य होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक होगा मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। अब मान लो कोई मामला आया है जिसमें कि 7 न्यायाधीश क्या हो गया है, एक एक पक्ष में हो गए हैं, दोनों बराबर के पक्ष में हो गए हैं। अब क्या हो सकता है यहाँ पर क्या हो सकता है, अब जो बचे हैं मुख्य न्यायाधीश, अब ये क्या कर सकते हैं, अब किसी भी पक्ष में जाकर निर्णय दे सकते हैं, तो वह निर्णय सर्वमान्य माना जाएगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है। उसकी अपील, दूसरी चीज़ें ये भी कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय अंतिम माना जाता है, उसकी अपील नहीं की जा सकती है। कुछ मामलों में पुनर्विचार भले ही किया जा सकता है, लेकिन आईजीसी में जो भी निर्णय होगा, न्यायालय जो सभापति का एक तरह से जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सभापति जो होते हैं, उनका जो निर्णायक जो आखिरी फैसला होगा वह फैसला कहीं पर भी अपील नहीं किया जा सकता। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट की तुलना में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि कोई भी निर्णय अंतिम माना जाता है, लेकिन एक बात ये भी है उस अपील तो इससे ऊपर कहीं की नहीं जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारे यहाँ कोई न्यायालय है नहीं। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी है कि इसका जो एक तरह से निर्णय होगा अंतिम होगा, लेकिन कहीं पर अपील भले ही नहीं की जा सकती है, लेकिन उस मामले पर पुनर्विचार भले ही हो सकता है, पुनर्विचार किया जा सकता है, दोबारा उस पर विचार भले ही किया जा सकता है, लेकिन कहीं पर अपील नहीं की जा सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईजीसी से यदि हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम कहाँ और अपील कर सकते हैं, क्या इसके लिए कोई विकल्प है या नहीं। तो बोलिए नहीं, ऐसा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उस मामले पर जो आपका मामला है उस पर हम पुनर्विचार यह कर सकता है। नेक्स्ट बात यह है जो न्यायालय है इसकी जो आधिकारिक भाषा है, 2 भाषा है दोस्तों, एक तो अंग्रेजी है, दूसरी फ्रेंच है। तो इसकी जो आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच है। आईसीजे का जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच में ही होता है। नेक्स्ट बात यह है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 93 में बताया भी गया है कि संयुक्त राष्ट्र के जो सभी 193 सदस्य हैं इसमें न्याय पाने के लिए हक रखते हैं। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 93, संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 93 कहता है कि इसमें वही देश हक पाने का, न्याय पाने का हक रखते हैं जो एक तरह से संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, जो 193 सदस्य हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें ये भी कहा गया है, हालांकि जो देश संयुक्त राष्ट्र के
संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, वे भी न्यायालय में न्याय पाने के लिए अलग से वे भी इस न्यायालय में न्याय पाने के लिए अपील कर सकते हैं। जो देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य भले भी नहीं हैं, वे भी न्याय पाने के लिए एक तरह से अपील कर सकते हैं। देखो, एक मध्यस्थता का यह काम करता है, तो कोई भी सदस्य देश चाहेगा कि अगर मुझे किसी एक तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत हो जाती है तो हमारे दोनों देशों की क्या हो जाता है, विवाद जो होता है समाधान हो जाएगा। इसलिए एक तरह से इसने यहाँ एक तरह से हमें अधिकार दिया हुआ है कि ठीक है, हमने जो एक तरह से अधिकार दिया है, 193 सदस्य जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं उन्हें तो न्याय पाने का हक रखते हैं, लेकिन जो राष्ट्र सदस्य नहीं हैं वे भी हमारे न्यायालय में अपील कर सकते हैं। हम उनका भी समाधान करने में सहायता कर सकते हैं, उनके भी विवादों में समाधान करने की सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट बातें आती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कैसे काम करता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कैसे काम करता है, तो इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपनी मर्जी के हिसाब से नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो भी नियम बनाएगा अपनी मर्जी से नियम बना सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी और कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। दूसरी चीज़ें हैं, न्यायालय की जो न्यायिक प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नियमावली 1978 के अनुसार चलती है और जिसे 29 सितंबर 2015 को संशोधित कर दिया गया था। तो आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इस पॉइंट को आप भूल जाइए। आपको सिर्फ इतना इस पॉइंट को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपनी मर्जी के हिसाब से नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। और नेक्स्ट बातें हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी देश का कोई अस्थायी प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आपको इसको तो 110% याद रखना है, चाहे आप एसएससी हो, बैंक, रेलवे या आप एक तरह से यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आपको इस बात को तो ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ऐसे क्वेश्चन आना एक तरह से संभव हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी देश का अस्थायी प्रतिनिधि नहीं होता है, किसी भी देश का कोई अस्थायी प्रतिनिधि नहीं होता है। और नेक्स्ट बातें इसमें कही गई है, सामान्यतः अपने विदेश मंत्री के माध्यम से या नीदरलैंड में अपने राजदूत के माध्यम से रजिस्ट्रार से संपर्क करते हैं, जो उन्हें कोर्ट में एक एजेंट के प्रतिनिधित्व के माध्यम प्रदान करता है। तो आपको इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहूँगा, जो विदेश मंत्री होता है वो नीदरलैंड के रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। अगर कोई भी समस्या होती है वहाँ पर जाकर कोई भी देश के विदेश मंत्री जाकर वहाँ पर संपर्क कर सकता है और वह एक एजेंट के रूप में भी काम करता है। कौन? जो विदेश मंत्री होता है इसमें। ठीक, नेक्स्ट बात है, यहाँ पर एक चीज़ ये भी दर्शाया गया है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सार्वजनिक कार्यवाही का एक दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे न्यायालय में सार्वजनिक कार्यवाही होता है। ठीक, नेक्स्ट बातें आती हैं जो हमारे लिए एक थोड़ा से खास इसलिए हो जाता है कि अभी हाल ही समय में आपने देखा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से दायर कुलभूषण यादव के मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया कि कुलभूषण को तब तक फांसी न दी जाए जब तक कि सभी विकल्पों पर विचार न कर लिया जाए। वाकई में इन्होंने इतना अच्छा सराहनीय काम किया। हमारे भारतीय मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक खास बात यह है, कुलभूषण जाधव के केस में क्या होता, हमारे भारतीय एक वकील हैं जिन्हें हमें नाम तो याद नहीं है, उन्होंने सिर्फ 1 रुपये में कुलभूषण जाधव के केस को लड़ा था दोस्तों, जो कि काफ़ी हमारे लिए एक तरह से काफ़ी खास ये हो जाता है कि देखिए हमारे भारतीय लोग कितने संवेदनशील हैं। हमारे ही लोगों के लिए देखो बिल्कुल भी पैसा नहीं लिए, नहीं तो यहाँ पर इनका जो फीस है कम से कम लाखों के ऊपर ही फीस होती है। आप जानते हो वकीलों को, जो अच्छे वकील होते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ 1 रुपये में इन्होंने कुलभूषण जाधव की केस को लड़ा था। इनसे जब पूछा गया कि आपने 1 रुपये में क्यों कुलभूषण जाधव के केस लड़ा, इन्होंने कहा कि देखिए हमारा क्या है, हमारा काम है एक तरह से न्याय दिलाना, एक तरह से हम जो मुजरिम होता है, जो एक तरह से मुजरिम होता है उसके तरफ से हमें एक तरह से लड़ना होता है, लेकिन उसके तरफ पक्ष और विपक्ष में हम रहते हैं। लेकिन हमारे लिए खास ये है कि भाई हमने 1 रुपया इसलिए है क्योंकि ये हमारी फ़ीस थी। ठीक है, वकील क्या होता है, फ्री में कभी भी काम नहीं करता है, वकील को चाहे 1 ही रुपये क्यों ना ले, वह लेता ही है, इन्होंने ये बताया था।
दूसरी चीज़ें हैं, आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि इस न्यायालय में मामलों की सुनवाई सार्वजनिक रूप से तभी तक की जा सकती है, तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, ये दोबारा आ गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आने वाला है, इनकमिंग टॉपिक आने वाला है सार्क में, सार्क के बारे में हम पढ़ेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग, जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर किया करें। कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त